आज हम गवर्नर के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव अंडर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। गवर्नर का काम वैसे ही होता है स्टेट में जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है सेंटर में। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 167 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो हमने गवर्नर को अपॉइंटमेंट करने का मॉडल है ना, ये हमने कनाडा से लिया है। ये कहाँ से लिया है? हमने कनाडा से लिया है। ये आर्टिकल्स और गवर्नर के रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको वो याद रखनी है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ सरकार है वो नहीं है और गवर्नर ही रूल करे इनडायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। तो अब आप मुझे बताओ, प्रेसिडेंट रूल कौन सी इमरजेंसी के अंदर लगाया जाता है? मुझे वो आर्टिकल्स आप बता दो। मैंने आपको प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में ये पढ़ाया हुआ है। इसके बाद है गवर्नर क्या है? एक टिटुलर हेड है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आप बोल सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में मेंशन है, जैसे कि प्रेसिडेंट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। एट द सेम टाइम ये एजेंट होते हैं सेंटर के, एज द यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट्स गवर्नर इन ईच स्टेट। क्योंकि इनको कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। देखो, नॉमिनेट है, इलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड होता था लोग चूज करते, लोग इलेक्ट करते, लेकिन इनको नॉमिनेट किया जाता है सेंटर की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो गवर्नर कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का, बट लाइक द प्रेसिडेंट ही इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। गवर्नर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि अभी 8 स्टेट्स में न्यू गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं। क्या आपको पता है वो गवर्नर्स कौन है? क्या आप मुझे बताओगे कि कर्नाटका का गवर्नर कौन है? कर्नाटका का गवर्नर है गहलोत, थावरचंद गहलोत। ये पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट थे, लेकिन अभी ये गवर्नर बन गए कर्नाटका के। कर्नाटका का सीएम कौन है? कर्नाटका का सीएम है बीएस येदियुरप्पा, तो आपको याद रखना है। और मिजोरम में अभी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। कौन है वो? बताओ नाम। उसका नाम है हरिबाबू। ठीक है, इसके बाद बताओ हिमाचल का गवर्नर कौन है? बताओ। झारखंड का बताओ, हरियाणा का बताओ। अभी 8 स्टेट्स के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, जाके उनको देखो और कमेंट सेक्शन में भी लिखो। अच्छा, गवर्नर होता कौन है? गवर्नर एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट का। वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टेट एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि वो एक्ट करता है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है गवर्नर फॉर ईच स्टेट। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 ने क्या किया? फैसिलिटेट कर दिया कि सेम पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट। कौन सा? 7th। गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है? द गवर्नर इज नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अ स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कोलाज। क्योंकि हम इनको अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट गवर्नर फॉर ईच स्टेट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू नॉमिनेट गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नोट करने वाली बात है, अनलाइक इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर ना कोई डायरेक्ट और ना ही कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। मतलब कि सिर्फ नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है गवर्नर के लिए, क्योंकि इलेक्ट होते ही नहीं है। जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। ऑल दो अपॉइंट कौन कर रहा है? यूनियन गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में नहीं आता, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव में आता है। और ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। गवर्नर डजंट सर्व द यूनियन गवर्नमेंट। जो गवर्नर है वो यूनियन गवर्नमेंट को सर्व नहीं कर रहा है, सेंटर की सरकार को सर्व नहीं कर रहा है, ना ही उसके अंडर आता है। गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है। नॉमिनेशन ऑफ अ गवर्नर बाय अ यूनियन और उसकी जो अपॉइंटमेंट है बाय द प्रेसिडेंट इन इंडिया, ये हमने कैनेडियन मॉडल से लिया है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या टर्म होती है गवर्नर के ऑफिस की? सिंस द गवर्नर होल्ड द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसकी कोई फिक्स टर्म नहीं होती। गवर्नर में गेट ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन ऑल्सो बी रीअपॉइंटेड। एक गवर्नर को आप एनी नंबर ऑफ टाइम अपॉइंट कर सकते हो, रीअपॉइंट कर सकते हो। और गवर्नर का ट्रांसफर भी होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और जो रिमूवल है गवर्नर का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी उसके रिलेटेड चीज़ें मैंशन नहीं है।
नोट करने वाली बात है, एन इंटरगम इज नॉट अलाउड फॉलोइंग विच अ गवर्नर में सिट इन द ऑफिस बियॉन्ड 5 years एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मतलब कि 5 साल से ज़्यादा भी गवर्नर जो हैं वो रह सकते हैं जब तक नया गवर्नर अज्यूम नहीं कर लेता है चार्ज गवर्नर के ऑफिस का। लेकिन प्रेसिडेंट की मर्जी है, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और उस स्टेट का जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जिस स्टेट का गवर्नर है, उसको आप अपॉइंट कर सकते हो एज अ गवर्नर ऑन द टेम्परेरी बेसिस। मतलब कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उसी गवर्नर को आगे ना बढ़ाकर उसका टेन्योर चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का होगा उनको गवर्नर बना देंगे ऑन अ टेम्परेरी बेसिस व्हेन एंड हाउ द प्रेसिडेंट थिंक्स फिट, जैसे ही प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ही गवर्नर की डेथ हो जाती है, कभी ऑफिस में है वो और उनकी डेथ हो गई, तो चीफ जस्टिस उस स्टेट का चीफ जस्टिस जो होगा वो गवर्नर बनेगा। अब कौन कौन बन सकता है गवर्नर? अनलाइक लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर or even in the case of prime minister or president who have set a qualification to meet to hold the offices, governor has only 2 qualifications। मतलब कि इन लोगों की तरह इनके पास काफ़ी सारी क्वालिफिकेशंस के क्राइटेरिया थे, लेकिन गवर्नर के पास सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, दूसरा वो 35 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, एज उसकी 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। देयर आर 2 कन्वेंशंस, 2 कन्वेंशंस हैं दैट द गवर्नमेंट फॉलोज बिफोर नॉमिनेटिंग अ पर्सन एज अ गवर्नर, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करेगी किसी भी गवर्नर को नॉमिनेट करने से पहले। एक तो दैट पर्सन इज़ नॉट अपॉइंटेड एज अ गवर्नर हु बिलोंग्स टू द स्टेट। अगर JNK का कोई पर्सन है तो वो JNK का गवर्नर नहीं बनेगा। ही शैल बी एन आउटसाइडर, वो एक आउटसाइडर पर्सन होना चाहिए जिसका स्टेट या स्टेट के लोगों के साथ कोई रिलेशनशिप ना हो। कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट, जब भी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन ली जाती है बिफोर अपॉइंटिंग अ गवर्नर। It should be noted that both conventions are not absolute and have been ignored by the union government in many instances। आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये दोनों ही चीज़ें जो है इनको इग्नोर कर देती है हमारी भारतीय सरकार। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पास्ट में पड़े हुए हैं। क्या कंडीशंस है इनके ऑफिस की? कुछ कंडीशंस मेंशन है। वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो मेंबर है तो जिस दिन वो गवर्नर अपॉइंट होगा उस दिन उनको अपनी सीट जो है वो वैकेट करनी पड़ेगी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई होल्ड करके नहीं रहना चाहिए। राजभवन जो उनको मिलेगा उसका रेंट वगैरह कुछ नहीं देना है इन्होंने। पार्लियामेंट डिसाइड करेगी इनकी सैलरी वगैरह क्या होनी है। देखो, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी। ये याद रख लेना आप गवर्नर के केस में। When a governor is responsible for 2 or more states, जब कोई गवर्नर रिस्पॉन्सिबल है 2 या मोर स्टेट्स के लिए, मतलब कि अगर उसको एक से ज़्यादा स्टेट्स का चार्ज दिया है तो उसको जो अलोवेंसेस वगैरह मिलेंगे वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि एक स्टेट के मिलेंगे या जितनी स्टेट्स उनके पास है उतनी मिलेगी। पार्लियामेंट जो है वो इनकी सैलरीज वगैरह को कम नहीं कर सकता है जब वो ऑफिस में होगा गवर्नर। इनको इम्यूनिटी मिली हुई है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, मतलब कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट नहीं चलेगी जब ये ऑफिस में होंगे। अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट ऑफ द गवर्नर नहीं हो सकता है, ना आप इनको अरेस्ट कर सकते हो ना आप इनको इम्प्रिजन कर सकते हो। सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है इनके अगेंस्ट, और वो भी 2 मंथ का पीरियड नोटिस आपको देना पड़ेगा। ठीक है। पावर्स और फंक्शंस क्या होती हैं गवर्नर की? एग्जीक्यूटिव पावर्स हम पहले देखेंगे। प्रेसिडेंट भी मैंने आपको पढ़ाया है, प्रेसिडेंट के साथ मैं आपको गवर्नर इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देख पाओ इन दोनों में। फिर मैं आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ाऊँगी और फिर उसके साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चीफ मिनिस्टर पढ़ाऊँगी। तो वैसे ही ऐसे ऐसे हम सेंटर और स्टेट दोनों का साथ में लेके चल रहे हैं। पार्ट 4 और पार्ट 5 एंड पार्ट 6 को हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा स्टेट गवर्नमेंट में वो इनके ही नाम पर लिया जाएगा। जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा था, जो भी यूनियन गवर्नमेंट एक्ट करती है वो प्रेसिडेंट के नाम पर होता है। जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं स्टेट के, इनको भी कौन अपॉइंट करेगा? इनको अपॉइंट करने वाले भी कौन है? वो है गवर्नर। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को स्टेट्स में अपॉइंट करे। कहाँ कहाँ पर? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए। ये उस गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इन स्टेट से बिलोंग करेंगे, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करना। ये अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, और इनकी जो सैलरीज वगैरह होती है वो भी कौन डिसाइड करता है? गवर्नर डिसाइड करता है। किसकी? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। वैसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं सेंटर में। अपॉइंट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर्स को,
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को, वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट, ये स्टेट गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं स्टेट में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर। गवर्नर एंजॉय करता है एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स क्योंकि ये प्रेसिडेंट का एजेंट होता है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। जैसे कि अभी जे में है, जे का कौन गवर्नर है और लद्दाख का कौन गवर्नर है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। तो जे के गवर्नर के पास भी एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स है, सब कुछ वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं प्रेसिडेंट के रूल के अंडर। अब लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, फॉलोइंग क्या है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर है। इट्स इन हिज पावर टू प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर का जब मन करेगा वो सम्मन करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, डिसकंटिन्यू करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को या फिर डिसॉल्व कर देंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। एड्रेस कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का फर्स्ट सेशन जो हर साल होता है। कोई भी बिल अगर पेंडिंग है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, गवर्नर अपनी असेंट उसको दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं और ये गवर्नर की मर्जी है कि वो इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेंगे कंसर्निंग द सेम। अगर स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एब्सेंट है तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं डेप्यूटी स्पीकर को एज अ स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा, वैसे ही गवर्नर अपॉइंट करते हैं 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस। ठीक है, अब आप मुझे बताओ जो ये 12 मेंबर्स है ये कौन सी फील्ड से होने चाहिए। जैसे कि स्टेट में ये फील्ड है वैसे ही सेंटर में यानी राज्यसभा में कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए। आपको ये याद रखना है कि गवर्नर 1/6 लोगों को नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स को लोकसभा में, वैसे ही गवर्नर नॉमिनेट करता है 1 मेंबर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, दोनों ही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होने चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर को कंसल्ट करते हैं गवर्नर जब भी किसी की डिसक्वालिफिकेशन का मैटर सामने आता है और अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है स्टेट लेजिस्लेचर में तो ये उसको अपनी असेंट दे सकते हैं, अपनी असेंट को रोक के रख सकते हैं, बिल को रिटर्न कर सकते हैं या बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि ज़रूरी है। जब भी गवर्नर को लगता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो खतरा पैदा कर रहा है हमारे स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को, गवर्नर जो है रिजर्व करके रख सकते हैं बिल को फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन इन द फॉलोइंग केस। कौन कौन से केसेस में? When provisions mentioned in the bill violates the constitution, जब भी उस बिल में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे संविधान का वायलेशन करते हैं, इसको कहते हैं अल्ट्रा वायर्स। When provision mentioned in the bill oppose directive principles of state policy, directive principles of state policy कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। तो जब भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपोज करती है डीपीएसपी को तब गवर्नर रिजर्व करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को। When provisions mentioned in the bill hinders the larger interest of the country, जब उस बिल में कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन हैं जो हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी को हर्ट कर रही है। When provisions mentioned in the bill concern the national importance, कोई ऐसी चीज़ हमारे बिल में मेंशनड है, किसी स्टेट के बिल में मेंशनड है जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस है। When provisions mentioned in the bill mention the acquisition of property that is dealt with 31A in the constitution, तो जब उस बिल में कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन हो, किसी प्रॉपर्टी को एक्वाइजिशन करने के रिलेटेड कोई चीज़ें मेंशन हो जो आर्टिकल 31A में आता है, तब भी गवर्नर जो है बिल को रिजर्व कर सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ऑल्सो जैसे कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाते थे अंडर आर्टिकल 123, वैसे ही गवर्नर ऑर्डिनेंस बना सकते हैं 213 के अंदर। जब भी कब बनता है? प्रेसिडेंट कब बनाते हैं? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। वैसे ही गवर्नर कब बनाते हैं? जब ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली ना ही काउंसिल सेशन में होगी, तब गवर्नर के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 213 की वो ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है और जो कैग है, स्टेट के कंसर्न में जो कैग है, इनसे रिपोर्ट ली जाती है गवर्नर के द्वारा। क्या फाइनेंशियल पावर्स है हमारे गवर्नर की? फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। ही लुक्स ओवर द स्टेट बजट, स्टेट के बजट को वो देखते हैं जब भी स्टेट लेजिस्लेचर में उसको लाया जाता है। रेकमेंड करते हैं प्री रिक्वेसाइट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। वैसे ही जैसे गवर्नर जो है, मनी बिल कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 110। तो जैसे मनी बिल को हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं
विद द प्योरर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वैसे ही गवर्नर की रिकमेंडेशन भी ज़रूरी होती है जब हम मनी बिल को स्टेट असेंबली में प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये रेकमेंड करते हैं डिमांड फॉर ग्रांट विच अदरवाइज कैन नॉट बी गिवन, इन्हीं के द्वारा डिमांड फॉर ग्रांट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट इज़ अंडर हिम, जो कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट है ये भी इसके अंदर होता है। और जो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं वहाँ से जब पैसे निकालने होते हैं वो कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट में रखे जाते हैं। वैसे ही इंडिया का भी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है उसको। तो अनफॉर्सीन सिचुएशंस के लिए यहाँ से फंड निकाला जाता है और ये गवर्नर की परमिशन से ही होगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी हर 5 साल के बाद हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जुडिशियल पावर्स क्या है गवर्नर की? फॉलोइंग आर द जुडिशियल पावर्स। इनके पास भी सेम पावर्स होती है, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिट और कम्यूट की। इन सभी को मैंने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया है। तो पार्डन क्या होता है? पार्डन होता है कंप्लीटली माफ़ कर देना किसी की सज़ा को, गवर्नर भी कर सकते हैं और प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं। रिप्राइव होता है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। रिस्पाइट होता है अवॉर्डिंग लेस सेंटेंस। रिमिट होता है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेंटेंस। और कम्यूटेशन होता है चेंजिंग वन पनिशमेंट टू अनदर, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, डिटेल में मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया है, जब आप वो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं गवर्नर को जब भी उनको स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना होता है। अब याद रखना, स्टेट के हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको गवर्नर अपॉइंट नहीं करते, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसकी कंसल्टेशन लेके? गवर्नर की कंसल्टेशन लेके। इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट, गवर्नर मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। जो गवर्नर है वो किसकी अपॉइंटमेंट करते हैं? डिस्ट्रिक्ट जजेस की। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जुडिशियल सर्विसेज के मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं। गवर्नर की बात हो रही है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है हमारे गवर्नर की, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि ये एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। जितने भी फंक्शंस हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वो इनके नाम पर ही लिए जाते हैं। आर्टिकल 163 कहता है चीफ मिनिस्टर और इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को अनलेस ही इज़ परफॉर्मिंग अ फंक्शन एट हिज डिस्क्रिप्शन। जब वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनको एड एंड एडवाइस करेंगे। पावर टू एक्ट एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन इज़ अ पावर दैट इज़ नॉट गिवन टू द प्रेसिडेंट। आपको ये याद रखना है कि डिस्क्रिशनरी पावर सिर्फ गवर्नर के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स नहीं होती है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने एडवाइस जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो बाइंडिंग कर दी थी प्रेसिडेंट पर, लेकिन ये एडवाइस गवर्नर पर बाइंडिंग नहीं होती है। तो आपको याद रखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है गवर्नर पर वो बाइंडिंग नहीं है, जैसे कि प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग है। आर्टिकल 164 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। जैसे कि लोकसभा के जो मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि लोकसभा में जो भी मिनिस्टर्स और मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस प्रोविजन इज अ फाउंडेशन ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन्ड द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर to decide the validity of its actions taken at his own discretion in circumstances where his actions are called into action। मतलब यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात की है कि गवर्नर जो है अपनी डिस्क्रिशन पर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज़ करके डिसीजंस ले सकते हैं। अब गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है, द गवर्नर ऑफ स्टेट अनलाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कन्फर्ड विद द पावर टू एक्ट एट हिज ओन डिस्क्रिशन। प्रेसिडेंट के पास नहीं है, गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है। डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब है उनको एड एंड एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। वो अपनी मर्जी से डिसीजंस ले सकते हैं। 2 कैटेगरी के डिस्क्रिशन पावर्स है गवर्नर के पास, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक सिचुएशनल। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सी टाइप्स है? कॉन्स्टिट्यूशनल और सिचुएशनल। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो गवर्नर है वो डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकते हैं, जो कौन कर सकता था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते थे। अब मैं आपको कंपेयर करके बताऊँगी वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ऑर्डिनरी बिल, अगर हम ऑर्डिनरी बिल की बात करें, ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी बिल के रिलेटेड? देखिए, एवरी ऑर्डिनरी बिल आफ्टर इट इज़ पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आइदर सिंगली और एट अ जॉइंट सिटिंग इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर इट्स एसेंट। ठीक है, जब भी कोई बिल पास होता है जॉइंट सिटिंग में या पार्लियामेंट में, तो उसके प्रेसिडेंट के पास 3
ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। क्या क्या? या तो वो अपनी असेंट दे दें, या तो वो अपनी असेंट होल्ड करके रखें, या फिर वो बिल को रिटर्न कर दे फॉर द रिकंसिडरेशन। लेकिन जैसे ही बिल दोनों हाउसेस दोबारा से पास करते हैं विद और विदाउट अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है इंजॉय करते हैं ओनली सस्पेंसिव वेटो। ठीक है। अब गवर्नर की बात अगर मैं करूं तो ये असेंट दे सकते हैं, असेंट रोक के रख सकते हैं और बिल को वापस भेज सकते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन। इफ़ द बिल इज़ पास्ड बाय द हाउस अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट, और फिर से उनको गवर्नर के पास प्रेजेंट किया जाता है, द गवर्नर मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। यहाँ पर गवर्नर भी क्या एंजॉय कर रहे हैं? ओनली सस्पेंसिव वेटो। लेकिन इनके पास चौथी भी एक पावर थी, वो थी कि ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं बिल को। अब हम कंपेयर करेंगे पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। दोनों के पास पार्डनिंग पावर है। पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइड, रिमिट, सस्पेंड या कम्यूट द पनिशमेंट आर सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट अ सेंट्रल लॉ। सेंटर का लॉ है, सेंटर के लॉ के द्वारा अगर कोई सज़ा मिली है किसी को तो प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं। स्टेट में कोई सज़ा है तो गवर्नर कर सकते हैं। अच्छा, सेंटेंस का अगर कोई केस आता है तो उसको प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं, गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। साथ में कोर्ट मार्शल, अगर मिलिट्री कोर्ट ने किसी को सज़ा दी है तो प्रेसिडेंट उसको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जो भी मैं आपको स्टेट और उनके गवर्नर बताऊँगी न्यूली अपॉइंटेड, आप उसको नोट करो। सबसे पहले तो कर्नाटका के नए गवर्नर का नाम है थावरचंद गहलोत। मिजोरम हरिबाबू कंभमपति। मध्य प्रदेश मंगूबाई छगनबली पाटेल। हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ। गोवा PS श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्या। हरियाणा बंदारू दत्तात्रेय। झारखंड का है रमेश बायस। तो आपको ये याद रखने हैं 8 गवर्नर्स हैं जो न्यूली अपॉइंटेड है। तो गवर्नर वाला जो चैप्टर है इस हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगले चैप्टर में मैं लेके आऊँगी आपके लिए प्राइम मिनिस्टर एंड देन चीफ मिनिस्टर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। थैंक यू।